नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है कि गंभीर वाचन एवं द्रुत वाचन दोनों किसके भेद है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आ रखा है दोस्तों कि देखिए, एक तो गंभीर वाचन प्रकार बताया गया है और दूसरा द्रुत वाचन। ये दो भेद है। ये किसके भेद है? शेषुर वाचन यानी कि जो स्वर के साथ लय ताल के साथ वाचन किया जाता है उसके भेद है। मौन वाचन क्या है? मौन वाचन यानी बिना होठ हिलाए मन ही मन में वाचन, है ना, उसका है, उसके भेद है। आदर्श वाचन ये शिक्षक करता है, इसके भेद है। या अनुकरण जो शिक्षक द्वारा करवाने बाद में छात्र करते हैं उसे अनुकरण वाचन करते हैं ना। तो देखिए, ना तो अनुकरण वाचन है, ना ही आदर्श वाचन है और ना ही ये शेषुर वाचन होगा, बल्कि ये वाचन होगा मौन वाचन। ठीक है दोस्तों, मौन वाचन यानी बिना मन ही मन में बिना होठ हिलाए जो वाचन करते हैं वो मौन वाचन होता है। मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों अर्थ ग्रहण करना। अर्थ ग्रहण करना ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों। किसका? मौन वाचन का। ठीक है। अब देखिए, इसके दो भेद होते हैं। गंभीर वाचन, गंभीर वाचन किया जाता है जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आत्मसात करना, है ना, सूक्ष्मता से, जिस पे आप चिंतन मनन कर सकते हो, वो गंभीर वाचन। द्रुत वाचन आनंद के लिए पढ़ा जाता है और तेज गति से जो पढ़ा जाता है वो मौन वाचन का द्रुत वाचन प्रकार होगा। इस प्रकार आपके जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। अच्छा प्रश्न है, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का क्या उपाय है। छात्रों के शब्द भंडार में आपको क्या करनी है? वृद्धि करनी है दोस्तों। तो इसका उपाय क्या होगा? शब्दकोश का उपयोग होगा, शिक्षक द्वारा नवीन शब्दों से अवगत करवाना, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, या उपयुक्त सभी। तो देखिए, शब्द भंडार में वृद्धि करनी है तो देखिए हम शब्दकोश का प्रयोग भी करेंगे, है ना। बालक से कहेंगे कि शब्दकोश का प्रयोग करो, शब्दकोश का उपयोग करो, क्योंकि शब्दकोश में नए शब्द रहेंगे और उन शब्दों के अर्थ प्रयोग सब कुछ मिलेगा उनको, तो शब्द भंडार में वृद्धि होंगे, है ना, नए शब्दों से वो परिचित होंगे। शिक्षक द्वारा नवीन शब्दों से अवगत करवाना, तो ये भी अच्छी चीज़ है, अच्छा उपाय है ना। यानी शिक्षक नवीन शब्दों से बच्चों को अवगत कराएगा, जानकारी देगा, तो इससे भी शब्द भंडार में वृद्धि होगी। और छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, यानी कि छात्र स्वाध्याय मतलब स्वयं अध्याय करेंगे, स्वयं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, तो उससे भी उनके शब्द भंडार में वृद्धि होगी। इसका मतलब जो उपयुक्त सभी यहाँ पे विकल्प सही होगा। तो प्रश्न संख्या जो 2 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है कि मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि जो मौन वाचन है इसकी गति बढ़ानी है। ठीक है, इस गति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? अधिक समय अध्ययन करना चाहिए, पढ़ने में मन लगाना चाहिए, अर्थ ग्राह्यता में त्वरितता, या ज्ञान में वृद्धि करना। देखिए, मौन वाचन की गति बढ़ाओगे इसका मतलब है आप कुछ मतलब मौन वाचन कर रहे हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे हो, यानी ज्ञान मिल रहा है ना। मौन वाचन की क्यों कर रहे हो भाई? इसका भी उद्देश्य है ना अर्थ ग्रहण करना। तो मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अर्थ ग्रहण करना है। ठीक है, ये चीज़ आ गई सामने। अब देखिए, ज्ञान में वृद्धि तब होगी जब मौन वाचन करेंगे। यहाँ गति बढ़ाने के लिए पूछा है, यहाँ गति बढ़ाने का पूछा, तो ज्ञान में वृद्धि करना ये नहीं होगा। अब पढ़ने में मन लगाना, तो ये इसका गति बढ़ाना। मौन वाचन में गति थोड़ी ना होगी, पढ़ने में तो मन लगाएंगे तभी मौन वाचन शुरू करेंगे। और अधिक समय अध्ययन करने से मौन वाचन की गति नहीं बढ़ेगी, बल्कि मौन वाचन की गति बढ़ेगी। इसका मतलब देखिए, मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है अर्थ ग्रहण करना। अब जब हम मौन वाचन की गति बढ़ाना चाहते हैं, इसका मतलब अर्थ ग्रहण की त्वरित कर दो आप, है ना, अर्थ ग्रहण को तेज गति कर दो। ठीक है, इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 3 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। देखिए, प्रक्षेपित सामग्री पूछा है, नहीं है। तो प्रक्षेपित सामग्री वो होती है जो पर्दे पर दर्शाई जाती है। ठीक है, पर्दे पर दर्शाई जाती है, और जिसमें आपको बता दूं मैं, विद्युत यंत्रों की सहायता ली जाती है। ठीक है, विद्युत यंत्रों का उपयोग किया जाता है, विद्युत यंत्र की सहायता ली जाती है ना। पर्दे पर दर्शाया जाए और विद्युत यंत्र की सहायता ली जाए उसे प्रक्षेपित सामग्री कहते हैं। तो देखिए, जो फिल्म है पर्दे पर दर्शाते हैं, विद्युत यंत्र की सहायता ली जाती है, वह प्रक्षेपित सामग्री है। ठीक है, इसके अलावा ओपेक प्रोजेक्शन, ये भी प्रक्षेपण सामग्री है। और फिल्म खंड यानी जो फिल्म स्ट्रिप फिल्म पट्टियाँ होती है, तो स्ट्रिप वो चीज़ भी क्या है, वो चीज़ भी यहाँ पे आपके प्रक्षेपित सामग्री है। जबकि यहाँ पूछा है कौन सी नहीं है। तो बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? बुलेटिन बोर्ड होता है दोस्तों सूचना पट कहा जाता है, इसे हिंदी में अर्थ होता है इसका सूचना पट। जैसे ब्लैक बोर्ड का श्याम पट होता है, वैसे सूचना पट होता है। इस पर क्या है कि कोई विशेष सूचना शीर्षक या टिप्पणी लिखी जाती है ना, तो उसे कहते हैं बुलेटिन बोर्ड, जो अप्रक्षेपित सामग्री अंतर्गत आता है। इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 4 में विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों।
कि रायबन महोदय किस कक्षा से व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना अच्छा मानते हैं। रायबन महोदय है वो किस कक्षा से व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना अच्छा मानते हैं। तो देखिए व्याकरण क्या है, व्याकरण है भाषा का शुद्ध रूप, भाषा को शुद्ध करता है, यानी भाषा को परिमार्जन करता है। ये भाषा का परिमार्जन करने का एक रूप है व्याकरण। व्याकरण भाषा का प्राण तत्व माना जाता है दोस्तों। क्या माना जाता है? प्राण तत्व। यह है व्याकरण की विशेषता। लेकिन व्याकरण में देखिए, व्याकरण में होते क्या है, व्याकरण में क्रमबद्ध नियम होते हैं, भाषा का क्रमबद्ध नियम होते हैं, ठीक है। और नियम कौन सी कक्षा में चलेंगे? उच्च प्राथमिक में, ठीक है, उच्च प्राथमिक में चलेंगे। प्राथमिक में नियम नहीं चलते। तो देखिए कक्षा 4 भी नहीं आएगा और 5 भी नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों तो प्राथमिक के अंतर्गत आ गए। अब 6 आएगा या फिर 10 आएगा, तो 10 तो हो गए उच्च कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षा तक हो गया इस तरह ना। तो यहाँ पूछा है प्रारंभ करना, तो प्रारंभ करना मानते हैं कक्षा 6 से, यानी उच्च प्राथमिक स्तर से शुरू करना रायबन के अनुसार व्याकरण शिक्षा अच्छा रहता है। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों कि विचारों की जो अच्छी अभिव्यक्ति है किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति। अब देखिए अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति कौशल कितने होते हैं? अभिव्यक्ति कौशल होते हैं 2, ठीक है। कौन कौन से? भाई एक तो होता है अभिव्यक्तात्मक कौशल और दूसरा होता है ग्रहणात्मक कौशल, ठीक है। कौन सा होता है? ग्रहणात्मक कौशल, है ना। वो भी 2 होते हैं। और अभिव्यक्तात्मक जो अभिव्यंजनात्मक कौशल है वो भी 2 कौशल होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए हम किसी बात को सुनेंगे तो उसका मतलब ग्रहण करेंगे, किसी बात को पढ़ेंगे उसका मतलब ग्रहण करेंगे, ये तो आ जाएंगे ग्रहणात्मक में। अभिव्यंजनात्मक आते हैं, एक तो बोलना, यानी विचारों की अभिव्यक्ति करना मतलब बोलना, और एक होता है लिखना, तब हम अभिव्यक्ति करेंगे, ठीक है। ये चीज़ भी आप साथ में याद रख लो, अच्छी चीज़ है। अब देखो विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति कब होगा? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचार रखेंगे, है ना। हम इसमें अपने विचारों का निर्माण करेंगे, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा, तब अच्छी अभिव्यक्ति मानी जाएगी। वस्तुनिष्ठ, इनका तो निश्चित उत्तर रहता है। उत्तर क्या है इनका? निश्चित है ना, निश्चित उत्तर होगा, तो यहाँ पर अच्छी अभिव्यक्ति नहीं होगी। लघुत्तरात्मक में क्या होता है? एक पद में उत्तर दिया जाता है, एक वाक्य में दिया जाता है, तो यहाँ पर भी नहीं होगी अच्छी अभिव्यक्ति। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति लघुत्तरात्मक में भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर भी निश्चित उत्तर होता है कम से कम। जैसे कि अगर निश्चित नहीं होता तो आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 से 5 वाक्य पंक्तियों का होता है, ठीक है, 4 से 5। लघुत्तरात्मक 1 से 2 वाक्यों का, तो इनमें आप अच्छी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, बल्कि निबंधात्मक आप कर सकते हो। अगर आपको कह दे कि दहेज प्रथा पर 250 शब्द लिखिए, पर्यावरण प्रदूषण पर आप 250 शब्द लिखिए, तो आप यहाँ 250 के बजाय 500 भी लिख सकते हो। वो मतलब आप विचारों का स्वयं निर्माण कर रहे हो। आकलन की दृष्टि से ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति हो सकती है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 6 है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर, और अच्छा प्रश्न आया है प्रश्न संख्या 7। मौन वाचन के लिए उपयुक्त स्थान कौन सा नहीं है? दोस्तों आप इन प्रश्नों को ऐसे ही मत समझना, ये प्रश्न है आपके 2nd ग्रेड लेवल में आया हुआ है ना। अब ये है कि आप कहोगे सर कि ऐसा नहीं है, 2nd ग्रेड में नहीं आया, तो देखिए ये आपको अगर इजी लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि 2nd ग्रेड में नहीं है। 2nd ग्रेड में ऐसे ही आएगा, सिलेबस से बाहर थोड़ी ना जाएगा ना। तो देखिए अब ये है कि आपको इजी लग रहा है, इसका मतलब आपकी तैयारी बेस्ट है ना। देखो मौन वाचन के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। मौन वाचन यानी कि आवाज़ नहीं करनी है, शांति से पढ़ना है ना, मन ही मन में पढ़ना है, बिना होठ हिलाए, बिना शोर किए। उपयुक्त स्थान कौन सा नहीं है? तो देखिए अभिनंदन सभा, यानी कि किसी की प्रशंसा, किसी का अभिनंदन, स्वागत करने के लिए जो सभा की जाती है अभिनंदन सभा, वहाँ पे मंच पे बोलना पड़ेगा उस व्यक्ति के बारे में ना। जब बोलेंगे तो वो मौन वाचन नहीं रहेगा, इसलिए उपयुक्त स्थान नहीं है। बाकी पुस्तकालय, लाइब्रेरी में, वाचनालय में, इनमें आपको क्या होगा? इनमें आप मौन वाचन की दृष्टि से सही होगा। वाचनालय में कर सकते हो, पुस्तकालय में मौन वाचन किया जाता है, आप लाइब्रेरी जाते हो है ना तैयारी करने के लिए, आपको पता है। और कक्षा में भी ये चीज़ घटित हो सकती है, लेकिन अभिनंदन सभा में मौन वाचन नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 7 है वहाँ पे विकल्प नंबर 1 सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। और देखिए जो प्रीवियस एग्जामों में प्रश्न आए हैं और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वही प्रश्न रखे हमने कि ये प्रश्न संख्या जो 8 है दोस्तों, ये आपके सीटेट में पूछा गया है। किस में पूछा गया है? सीटेट में पूछा गया है, ठीक है। अभिव्यक्ति की कुशलताएं किस भाषाई तत्वों के साथ जोड़ी जाती है? अभिव्यक्ति बता दिया मैंने, एक तो होती है बोलकर, ठीक है, और एक होती है लिखकर, यानी कि भाषण और लेखन इन 2 भाषाई कौशलों से होती है। तो देखिए गुनगुनाना ही अभिव्यक्ति है क्या? नहीं, केवल गुनगुनाना अभिव्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि गुनगुनाने में तो वो कुछ भी गुनगुना सकते हैं, सामने वाले को समझ नहीं आएगा, जबकि सामने वाले को समझना आना चाहिए, वो होता है बोलना, है ना।
तो सुनना ये तो ग्रहणात्मक हो गया, और पठन करना ये भी ग्रहणात्मक हो गया। बच्चा कौन सा? बोलना। ये मैंने बता ही दिया पहले ही कि जो बोलना है वो अभिव्यक्ति की कुशलताएं का भाषाई तत्व है। ठीक है, इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 8 है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर, और प्रश्न संख्या जो 9 है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है प्रश्न संख्या 9, और ये प्रश्न भी आपके बता दूं मैं सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, कि कौन सा उपलब्धि परीक्षण का चरण नहीं है। अब देखिए सेकंड ग्रेड के प्रश्न इसलिए रख रहे हैं क्योंकि देखिए जो जितना मतलब आपका लेवल है, मतलब लेवल 1 है आपके रीट में, सीटेट में, या लेवल 2 है दोस्तों, तो वहाँ तक जो सीमित है जो लेवल है रहेगा हाई लेवल आपके 10th तक 12th तक, वो तो ठीक है। लेकिन ये है कि वहाँ तक तो आप तैयारी अच्छी है, पता है मुझे, है ना। लेकिन सेकंड ग्रेड में आ गए प्रश्न, अब वहाँ आपके अगर आ जाएंगे तो आपकी ये है कि तैयारी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए कौन सा उपलब्धि परीक्षण का चरण नहीं है। उपलब्धि परीक्षण होता है कि शिक्षक ये मापता है कि छात्र ने अब तक कितनी उपलब्धि की, जो पढ़ाया है वो सीखा है या नहीं सीखा, ये होता है उपलब्धि परीक्षण, है ना। उपलब्धि परीक्षण का और क्या नाम है? और नाम है निष्पत्ति परीक्षण। निष्पत्ति परीक्षण, ठीक है, निष्पत्ति कह दूं या ज्ञानार्जन कह दूं कि कितना ज्ञान अर्जन किया, है ना। ये उपलब्धि परीक्षण के अन्य नाम है। अगर कहीं पे आ गया निष्पत्ति परीक्षण एक ही चीज़ है, ज्ञानार्जन परीक्षण एक ही चीज़ है, वही उपलब्धि परीक्षण है। इसमें क्या क्या चरण होते हैं देखिए। शैक्षणिक उद्देश्य, बिल्कुल उपलब्धि परीक्षण करते हैं शैक्षणिक उद्देश्य तो होते ही है ना, तो ये हो जाती है। उसमें देखिए प्रश्न निर्माण भी होते हैं, प्रश्न निर्माण भी करता है शिक्षक। और समंकन योजना क्या होती है? समंकन योजना बता दूं आपको, जब मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन के लिए जो निर्णय लिया जाता है, अंतिम निर्णय, उस निर्णय में जो भी असंगतियाँ आई है, जो भी कमी आई है, उनको दूर करने के लिए समंकन योजना भी तैयार की जाती है। लेकिन जो विकल्प नंबर 2 है वो इसका चरण नहीं होगा। ठीक है, कि छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, ये दोस्तों निदान हो जाता है। ठीक है, ये निदानात्मक परीक्षण होता है, न कि उपलब्धि परीक्षण। इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 9 है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 है कि निम्न में से कौन सी बोलने की योग्यता है ना। ये प्रश्न आपके एचटेट में आ चुका है, एचटेट का प्रश्न है ये। और देखिए जो प्रीवियस एग्जाम है उसी के प्रश्न रख रहे हैं। ठीक है, अन्य राज्य के, है ना, क्योंकि इनके ज़्यादा चांस होते हैं आने के वापस। तो देखिए कौन सी बोलने की योग्यता है। देखिए शुद्ध वर्तनी यानी कि शुद्ध रूप से लिखना, बहुत ही शुद्ध वर्तनी, तो ये विकल्प हट जाएगा। श्रुतलेख सुनकर लिखना, शिक्षक बोलेगा कितनी बार, इसमें ये भी प्रश्न पूछ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि श्रुतलेख में शिक्षक बालकों को कितनी बार बोलकर सुनाता है? 3 बार। तो उसमें सुनकर लिखना होता है, शुद्ध लिखना होता है। सुलेख में सुंदर लिखना होता है ना, अक्षरों की अच्छी बनावट करना होता है, शब्द और वाक्य के बीच उचित दूरी छोड़ना होता है ना, ये सारी होती है, मतलब सुंदर लिखना सुलेख होता है। अब यहाँ पे लिखने से संबंधित नहीं है, बल्कि ये तीनों तो देखिए सुलेख, श्रुतलेख, शुद्धवर्तनी, ये लेखन कौशल से संबंधित है। ठीक है, लेखन से। यहाँ लेखन का नहीं पूछा है, यहाँ पे बोलना का पूछा है। तो देखिए आशु भाषण होता है कि जो तुरंत भाषण दिया गया है उसे कहते हैं आशु भाषण। तुरंत किसी पे रचना करते हैं वो आशु भाषण होता है। इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 10 में विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर कि मौन वाचन से वृद्धि लाई जा सकती है। देखिए कितने कितने अच्छे प्रश्न है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि मौन वाचन से वृद्धि लाई जा सकती है लिखने की गति में। अब देखिए मौन वाचन कर, आप वाचन कर रहे हो आप तो लिखना थोड़ी ना होगा, सुनना भी नहीं होगा। ये 2 कौशल तो ऐसे हट जाएंगे, वाचन कौशल ही होगा फिर तो। और शरीर का विकास थोड़ी ना होता है, मौन वाचन करने से कौन सा शरीर का विकास हो गया? अगर कोई विकलांग भी तो मौन वाचन कर सकता है, तो ऐसा थोड़ी है ना कि उसका विकास हो जाएगा ना। इससे होता है नेत्रों की गति में वृद्धि। मौन वाचन में होता है क्या है? मौन वाचन में हमारे जो केवल एक ही ज्ञानेंद्रिय वहीं सक्रिय रहती है, नेत्र, और नेत्र के अलावा फिर मस्तिष्क सक्रिय रहता है। यानी कि नेत्रों से जल्दी जल्दी देखो और मस्तिष्क में जल्दी जल्दी बिठाओ, जल्दी जल्दी ग्रहण करो। तो नेत्रों की गति में जितनी वृद्धि आएगी मौन वाचन में उतनी वृद्धि होगी। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 11 है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 है, अच्छा प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर कुसुम के लिए अर्थोद्योतन के लिए उपयुक्त प्रविधि रहेगी। अर्थोद्योतन यानी कि अर्थ को समझाने के लिए, है ना। किसका समझाना? प्राथमिक स्तर यानी कि 1 से 5 तक के बालक को समझाना है। किसका? कुसुम का। अब कुसुम का आप जानते हो अर्थ होता है फूल। ठीक है, अब देखिए अर्थ अच्छी तरह समझाना है किसको? 1 से 5वीं वाले बालकों को सिखाना है ना। तो क्या करेंगे? तो वाक्य का प्रयोग करके सिखाओगे,
कि पहले कुसुम का प्रयोग कर दिया फिर दूसरे वाक्य में फूल का कर दिया तो समझ जाएंगे कि कुसुम ये होता है, नहीं, क्योंकि वो प्राथमिक वाला है, ये चीज़ें उच्च प्राथमिक में आएगी। पर्यायवाची 1 से 5 तक चलते हैं क्या? नहीं चलते हैं, कक्षा 6 से चलते हैं उच्च प्राथमिक। आप कुसुम के लिख दोगे फूल हो जाएगा, परसून हो जाएगा, सुमन हो जाएगा, है ना, पुष्प हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना होता, ये भी चीज़ गलत है। अर्थ का स्पष्टीकरण करोगे, कुसुम को अच्छी तरह समझाओगे तो अर्थ स्पष्टीकरण, ये भी उच्च प्राथमिक वाली चीज़ हो गई। अरे चित्र, है ना, बालक किससे सीखते हैं? ज़्यादातर चित्रों के माध्यम से सीखते हैं ना, यानी कि आप चित्र का प्रदर्शन करो, वहाँ पे आप उस वस्तु का प्रदर्शन कर दो, चित्र प्रदर्शन, आप ना फूल तोड़ के ले आओ, उनको दिखा दो, है ना, या आप उनका चित्र बना के दिखा दो। अब देखो फूल तोड़ के दिखाओगे वो तो और भी बेस्ट रहेगा, वेरी बेस्ट रहेगा। उसके बजाय यहाँ ऑप्शन है कि चित्र प्रदर्शन कर दो ना, कि मतलब आप फूल का चित्र बना के चार्ट या मॉडल पर दिखा सकते हो। अब उस पर आप अगर दिखाओगे तो क्या होगा कि देखिए पहले जो अमूर्त संकल्पना है वो मूर्त की ओर हो जाएगी, है ना, फिर वो इस कुसुम शब्द का अर्थ अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। अच्छा प्रश्न आया है, प्रश्न संख्या 13 है कि किस विधि को आगमन विधि भी कहते हैं? किस विधि को आगमन विधि भी कहते हैं? दोस्तों ये प्रश्न है सीटेट में पूछा गया है, ठीक है, सीटेट लेवल 1 में आ रखा है ये साहित्यिक प्रश्न, एक बार पूरा याद नहीं लेकिन ये याद है कि भाई सीटेट में तो ये प्रश्न आ रखा है। आगमन विधि किस विधि को कहते हैं? अब देखिए इस प्रश्न को घुमाया हुआ है बस, और कुछ नहीं। संस्कृत विधि तो ये अपने कोई है नहीं, है ना। भाषा संसर्ग विधि, तो भाषा संसर्ग विधि को आगमन विधि नहीं कहते। क्यों? क्योंकि भाषा संसर्ग विधि को कहते हैं अव्याकृति विधि। अव्याकृति विधि, ये व्याकृति क्या होती है कि मतलब जिसमें व्याकरण की शिक्षा अलग से न देकर पाठ के संदर्भ में ही दी जाती है, ठीक है, ये होती है भाषा संसर्ग। हाँ, ये याद रखना कि जो भाषा संसर्ग प्रणाली है और जो आगमन है ये दोनों ही 1 से 5 तक के लिए प्रयुक्त होने वाली विधियां हैं, व्याकरण शिक्षण की विधियां दोनों, ठीक है। अगर पूछे कि व्याकरण शिक्षण की प्राथमिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली विधि, तो आगमन विधि भी है, भाषा संसर्ग भी है, ठीक है, निगमन विधि नहीं है। अब देखिए कौन सी बची? सूत्र विधि या प्रयोग विधि। तो देखिए एक तो होती है सूत्र विधि और एक दूसरी होती है पाठ्य पुस्तक विधि, ठीक है, पाठ्य पुस्तक विधि। सूत्र विधि और पाठ्य पुस्तक ये दोनों निगमन के रूप है, किसके हैं? निगमन के, निगमन विधि के। हमें पूछा है आगमन विधि कौन से, तो आगमन विधि का हो जाएगा दोस्तों प्रयोग विधि हो जाएगी। एक तो प्रयोग विधि और दूसरी होती है सहयोग विधि या जिसे समवाय कहे, है ना। तो सहयोग और प्रयोग ये आगमन के रूप है, सूत्र और पाठ्य पुस्तक ये निगमन के रूप है, ठीक है। तो घुमाया हुआ प्रश्न है, आगमन विधि का रूप कौन सा या किसे आगमन विधि कहते हैं, एक ही बात है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 13 है वहाँ पे विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। ये लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है भाई, प्रश्न संख्या 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साहचर्य विधि में साहचर्य स्थापित किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न आ रखा है। साहचर्य विधि किसने दी थी? मैडम मारिया मोंटेसरी ने दी थी, ठीक है, मारिया मोंटेसरी। कहाँ की थी ये? इटली की रहने वाली थी। इसने साहचर्य विधि दी, किसने दी? मैडम मारिया मोंटेसरी ने, इसलिए इस विधि को मोंटेसरी विधि भी कहते हैं। इटली की रहने वाली थी ये। एकमात्र मनोवैज्ञानिका जो भी मनोवैज्ञानिक थी यही थी मैडम मारिया मोंटेसरी, जिसने क्या किया? भाषा को श्लोक का क्रम है वो क्या बताया? सबसे पहले सुनना फिर बोलना, ये तो सभी बताते हैं ना। फिर लोग बाकी की क्या बताते हैं? पठन और लेखन। इन्होंने पहले लेखन बताया बाद में पठन बताया, एकमात्र यही थे ना। अब देखिए साहचर्य विधि में इन्होंने बताया कि साहचर्य स्थापित किया जाता है वाक्य और शब्द में, श्यामपट वाक्य में, चित्र व शब्द में, श्यामपट व चित्र में। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चित्र व शब्द में, है ना। यानी कि क्या होते हैं कि कोई वस्तुएं होती है उनके चित्र अलग दे रखे हैं, अलग पे शब्द लिखे हुए हैं साइड में, एक साइड में शब्द पड़े हुए लिखे हुए कागज पे, एक में क्या होती है? चित्र होती है। यहाँ पे वस्तुएं दिखाई जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे वस्तु दिखा दी, मान लीजिए चित्र दिखा दिया कबूतर का, किसका दिखाया? कबूतर का। अब जो शब्द लिखा हुआ है साइड में कबूतर का ढूंढ के कबूतर वाले पे लगा देंगे, है ना। इसका मतलब क्या? वो साहचर्य स्थापित करवा रहे हैं, किसमें? चित्र और शब्द में। तो इस प्रकार आपके ये लेखन शिक्षण की विधि भी है। तो प्रश्न संख्या 14 में विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 में। प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है कि ध्वनियों को प्रतीकों में लिपिबद्ध कर भाषा को स्थायित्व प्रदान करने को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी परिभाषा तैयार हो रही है आपकी कि जो ध्वनियाँ हैं ये ध्वनि द हलंत आएगा आधा। ध्वनियों को प्रतीकों में आप क्या कर रहे हो? लिपिबद्ध कर रहे हो। लिपि किस लेखन कौशल से समझ लेना। फिर भाषा को आप क्या कर रहे हो? यानी कि अगर पूछे कि भाषा को स्थायित्व प्रदान कौन करता है? लिपि करती है ना। लिपि क्या होते हैं? प्रतीक के संकेत होते हैं ध्वनियों के ना।
तो ये देखिए लिपि है ना लिखना, तो ये कौन सी विधि में आएंगे, कौन से कौशल में आएंगे, लेखन विधि में ना तो श्रवण विधि होगी, ना ही पठन विधि होगी और ना ही भाषण विधि होगी, जबकि लेखन विधि ही होगी। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।